हेलो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एपी शुरू किया था और एपी का nth टर्म शुरू भी कर दिया हमने, सवाल भी शुरू कर दिया था। ठीक है, तो आज हम लोग जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो भी वीडियोस में मैं कुछ एक सम्स को बस थोड़ा सा छोड़ रहा हूं ताकि आप लोग पता कर पाओ कि वो मतलब आप लोग कर पा रहे हो या नहीं। देखो, सारा सवाल मेरे से मैं अगर बता दूं तो फिर फायदा क्या है? आपने सीखा क्या, ये कैसे पता चलेगा? अगर आपको कुछ सीखना है भाई, तो सिंपल सी बात है ना, आपको कुछ करना पड़ेगा खुद से, बिना किए तो नहीं हो सकता। इसके लिए सिंपल से फंडा है, आपको करना क्या है, आपको जो मैं सम्स छोड़ रहा हूं उसको कमेंट में बताना है। कमेंट में बताना है। आपको अगर कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस ग्रुप में ज्वाइन होकर प्लीज जितने भी क्वेश्चन हैं आप पूछ सकते हैं, जितने मर्जी उतने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हर सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। और हाँ, जो कमेंट में पहले बताएगा, जितने लोग आंसर्स देंगे, मैं उनका नाम अगले वीडियो में बता दूंगा कि किसने किसने ये जवाब दिया है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों के सपोर्ट से मैं भारत में हर एक बच्चे तक पहुंचूं जहां पर पढ़ाई पैसों की वजह से नहीं पहुंच पाया है। बस ये आप लोगों का ही सपोर्ट है जिसके वजह से मैं जैसे कि मैं पहुंच सकता हूं, उन लोगों के पास भी पहुंचना चाहता हूं। मुझे बहुत बुरा लगता है कि कोई बच्चा या कोई बच्ची रास्ते पे खेल रही है, कूद रही है, बस नंगा बदन, मतलब मुझे यार बहुत बुरा लगता है कि काश मेरे पास वो सपोर्ट हो पाता, मेरे पास वो रिसोर्सेस हो पाते जिसके वजह से और जब मैं उसका हेल्प कर पाता। तो मेरे पास तो वैसा कुछ हेल्प करने के लिए मेरे पास वैसा कुछ है नहीं, बट मैं चाहता हूं। और भारत से ये तो एक टारगेट है, एक सपना है कि भारत में हर एक 100 में से 15 से 20 बच्चे तो साइंटिस्ट बनने चाहिए भाई। भारत को डेवलप करना है तो यहाँ पे वैज्ञानिक पैदा करना है, और यही हमारा मेन मोटिव है और हम लोग इसके लिए काम करेंगे। ठीक है, तो भाई चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं हम लोग। तो सवाल क्या है? सवाल सिंपल सा है, एक एपी में 50 पद है। एक एपी दिया हुआ है। एपी तो आपको पता है क्या होता है। एपी मतलब एक निश्चित टर्म के बाद एक टर्म आता है ना, कॉमन डिफरेंस होता है उसमें। तो इसमें टोटल 50 पद दिए हुए हैं, 50 टर्म्स दिए हुए हैं, जिसका थर्ड टर्म मतलब तीसरा पद और अंतिम पद 106 है। मतलब an और तीसरा A3 12 दिया हुआ है। इसमें हम लोगों को क्या करना है? 29वां पद ज्ञात करना है। तो अंतिम पद हम लोग क्या करेंगे? सिंपल से फंडा है भाई, सिंपल। हमारे टोटल 50 पद है तो अगर मैं तीसरा पद की बात करूं तो A3 क्या हो जाता है? A + n-1 D, ये तो पता ही है। तो A3 दिया कितना है भाई? A3 दिया हुआ है 12, है ना, ये दिया हुआ है 12। और A तो हमें मालूम नहीं है, तो n 3 ही होगा -1 × D भी नहीं मालूम है, तो 12 A + 2D। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, A + 2D = 12। ये इक्वेशन 1, ये समीकरण 1। अब क्या करते हैं फिर से? अच्छा, एक और बात, मेरे पास इतना जगह नहीं है जिसकी वजह से मैं पूरा नोट नहीं कर रहा हूं। आपको दिया गया है, ये पहले नोट करना है भाई। सवाल करने से पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले दिया गया है जो गिवन डाटा है, उस डाटा को नोट करना है। वो डाटा नोट होने के बाद आपका आधा सवाल उसी वक्त दम तोड़ देता है। तो सवाल का दम तोड़ना है, गला मरोड़ना है, और गला मरोड़ने के लिए, दम तोड़वाने के लिए पहला काम यही करना होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे फिर से? अब हम लोग A50, तो A50 निकाल लेते हैं भाई। A50 A + 50 - 1 × D। तो A50 दिया कितना है? A50 दिया हुआ है 106। लिख देते हैं A + 49 × D। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? उम्मीद करता हूं क्लियर है, पक्का क्लियर है भाई। तो ये क्या हो जाएगा? इसको फिर से हम लोग लिख देते हैं ना ऐसे करके, A + 49D = 16। ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1। अब हम लोग क्या करते हैं? इन दोनों को घटा देते हैं। तो अगर हम लोग 2
-1 कर देते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो जब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, a + 49d -1। तो 1 में क्या है, a - 2d। देखो भाई सिंपल सी बात है, मैंने यहां पे माइनस किया, जब यहां पे माइनस किया तो ये भी तो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्लस माइनस हो गया, ये प्लस ये माइनस हो गया। और अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू कितना है 106 और इसका वैल्यू कितना है 12, उतार दो। अब क्या करने वाले हैं, इससे ये कट गया भाई, तो 49d और -2d दोनों सिमिलर टर्म है, तो सिमिलर टर्म को हम लोग जोड़ घटा सकते हैं भाई। तो 49 में से 2 गया 47, d इज इक्वल टू 106 में से 12 गया 94। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 94/47 और ये 2 टाइम्स में खत्म। तो d का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, है ना। d का वैल्यू कितना आ गया भाई, 2 आ गया। अब हम लोग a निकाल लेते हैं। d का वैल्यू किसी भी समीकरण में बैठाओ, किसी भी इक्वेशन में बैठाओ, a मिल जाने वाला है। तो हम लोग इसमें बैठा देते हैं a इज इक्वल टू 12 - 2 × 2, ठीक है। 12, देखो मैंने क्या किया, a को इधर छोड़ दिया, 12 को इधर छोड़ दिया, 2d को उधर ले गया। तो जब ये 2d प्लस में है और उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस, अब क्या करने वाले हैं भाई, 2 - 4 8, मतलब a आ गया 8। अब हमसे क्या पूछा था, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला तो आपको पता है, क्या है फॉर्मूला ये मैं रफ कर रहा हूं, इसको आप लोग नोट कर लो। अच्छा हाँ, मुझे आपका हैंड रिटन नोट्स भी बनाना होता है, राइट। तो मैं इसका एक पिक्चर ले लेता हूं, ठीक है। मुझे हैंड रिटन नोट्स भी देने हैं बच्चों को, जिससे वो आसानी से पढ़ सके, राइट। चलो अब हम लोग इसको मिटा तो दिया, राइट। अब क्या करते हैं, a 29वां निकालना है भाई। तो a 29 क्या है फॉर्मूला, a + n - 1d। तो भाई a 29 निकालना है, a का वैल्यू दिया हुआ है 8 प्लस n कितना दिया हुआ है भाई, n 29 - 1 28 × 2, तो ये 8 + 56, तो ये हो जाएगा 8 6 14 का 4, हाथ में 1 5 और 1 6 64। तो देखो भाई हमारा a 29 आ गया कितना 64। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, राइट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देखो मैं सारे सम्स तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखे हैं कि वो एक एक सम्स बता देते हैं। तो देखो भाई मैं पहले बता दे रहा हूं, एक एक सम्स अगर कोई टीचर बता दे रहा है, इसका मतलब वो आपको रटवाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे बस इतना जानना है, मुझे अगर पढ़ाई करना है और मैं जानना चाहता हूं कि मैं कितना सॉल्व कर पा रहा हूं, मैं कितना समझाऊं टॉपिक को, मैं कितना सम सॉल्व कर पा रहा हूं, इससे अगर ये जानना है तो सिंपल मेरे को खुद से एक सवाल, अगर टीचर ने बताया है तो एक सवाल मुझे खुद से करने हैं। अगर 10 में से आपका 4 सम्स 5 सम्स आपने बना लिया तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, एक मोर देन एवरेज हो, मतलब एक औसत स्टूडेंट से ज़्यादा अच्छे हो, ठीक है। क्योंकि भाई सारे सम्स बनाना तो पॉसिबल नहीं होता ना। हमारे प्रोफेसर्स जो थे, मतलब जब मैं बीएससी में था तो मेरे प्रोफेसर्स भी बोलते थे कि भाई अगर मुझे 50 सम्स दिया जाता है और मैं उसमें से 30 से 40 सम्स बना लेता हूँ ना, तो मैं एक प्रोफेसर अपने आप को मान सकता हूँ। और उन्होंने वो बनाते भी थे, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है भाई कि जब आपको इतने सम्स दिए जाते हैं उसमें से 2-4 सम्स खुद से भी ट्राई किया करो। हर एक सम्स बताने वाला टीचर, इसका मतलब है वो आपको रटवा रहा है। क्लियर, ये बात ध्यान में रखना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूं। इसमें दिया क्या है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तीसरा और 9वां पद दिया हुआ है, हमको क्या करना है, इसका कौन सा पद शून्य होगा। ये थोड़ा सा अलग है, बस कुछ उतना भी अलग नहीं है, ये आप लोग खुद से भी कर सकते हो। इवन मैं बता रहा हूं कि थोड़ा सा जस्ट अलग है, ठीक है। तो देखो भाई हमको क्या करना है, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में दिया हुआ है तीसरा और 9वां पद दे दिया है, मतलब A3 और A9 दे दिया है। हमसे पूछ रहा है कि A0 कौन सा पद का वैल्यू है, A0 बोल रहा हूं, 0 किस पद का वैल्यू है।
मतलब यहां से एक बात तो क्लियर हो रहा है कि एपी घट रहा है, डी जो है नेगेटिव में आ सकता है, ये हम लोग देख लेंगे। राइट, तो देखो भाई सिंपल सी फंडा है, एकदम एकदम आसान है भाई। A3 दिया हुआ है, गिवन नोट कर लेना आप लोग। A3 दिया हुआ है 4, और ये होता क्या है भाई, ये होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, A प्लस 2d इज इक्वल टू 4, ये हो गया। अब हम लोग A9 निकाल लेते हैं। अब लिखेंगे, अब नाउ इंग्लिश में लिखेंगे नाउ। आप लोग इंग्लिश हिंदी जो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो A9 दिया हुआ है कितना भाई, -8। तो A प्लस n 9 माइनस 1 8d मैं डायरेक्टली कर देता हूं इज इक्वल टू -8। ठीक है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। हम लोग क्या करते हैं, 2 में से 1 को घटा देते हैं। तो जब 2 में से 1 को घटाएंगे भाई ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पहले लिखेंगे A प्लस 8d माइनस A माइनस 2d इज इक्वल टू -8 माइनस 4। तो ये A से A कैंसिल, 8d माइनस 2d 6d इज इक्वल टू -12। तो ये 2 बार में, मतलब d का वैल्यू जो है -2 आ रहा है। मैंने पहले ही बोल दिया था, क्यों कैसे मैं बता पाया, क्योंकि देखो भाई 0 अगर किसी एपी में 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब तो भाई एपी क्या हो रहा है, घट रहा है। और वो भी इवन ये भी बताया गया कि तीसरा जो है 4 है और 9वां -8 है, 9वां -8 है। तो भाई सिंपल से बात है, यहां पे ये घटेगा। A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 4 माइनस 2d। तो 4 इंटू -2 इंटू -2, तो ये हो गया ना 0। तो A का वैल्यू कितना आ गया, 0। अरे वाह, नहीं सॉरी, माइनस माइनस प्लस, ये तो A तो 8 आ रहा है, सॉरी 4 प्लस 4 8 आ रहा है। ठीक है, मुझे लगा यही वाला है, पर नहीं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो A हमें मिल गया। अब हमें निकालना है an A प्लस n माइनस 1d। an हमें पता है, an क्या है, 0 है। an कौन सा पद, तो हमें तो नहीं पता ना कौन सा पद, लेकिन पद का मान तो हमें पता है भाई। पद का मान 0 दिया हुआ है, और a कितना है, 8 है। 8 प्लस n नहीं मालूम 1, d कितना है -2। तो 8 प्लस मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -2n प्लस 2। तो 8 में से 8 और 2 10 -2n। तो अब क्या करते हैं इसको, हाँ अब क्या करेंगे, इसको -2 को 2n को इधर भेज दो, इसको 10 इधर रहने दो, 2 से ये 5 बार में, देयरफॉर n इज इक्वल टू 5। मतलब इसका जो आंसर है, 5वां पद मतलब तीसरा पद 4 है, ठीक है, 9वां पद -8 है और 5वां पद 0 है। सिंपल, मतलब A5 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, A5 दिया हुआ है 0। ठीक है भाई, तो चलो अब मैं इसका फोटो ले लेता हूं ताकि आप लोगों को नोट्स मिल जाए। ठीक है, और अब बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 ज्यादा है। मतलब कोई एपी है, उसका 17वां पद जो होगा वो ऑब्वियसली अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में है, तो उसका 17वां जो पद है वो 10वां पद से ज्यादा ही होगा। उसका मतलब 17वां पद का मान 10वें पद के मान से ज्यादा ही होगा ना। तो भाई 7 ज्यादा है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 7 ज्यादा है। तो हमको बोल रहा है एपी का सार्व अंतर निकाले। सार्व अंतर का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। देखो भाई, मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, आपको अगर कोई लगता है कि आपको इंग्लिश वर्जन में भी चाहिए तो आप बोल सकते हो, कमेंट कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट करें। राइट, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एपी का 17वां पद मतलब A17 दिया हुआ है, कितना A प्लस 17 माइनस 1 D। जो अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना आता है भाई, A प्लस 16D A17। और एक बात, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम मतलब प्रश्न अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम बोला गया है कि जो A17 है ना, जो A17 है वो
A7 से कितना जाता है, सॉरी A10 से कितना जाता है, 7 जाता है। इसका मतलब अगर मैं A10 भी निकाल लेता हूं, चलो A10 A प्लस 9D मैं डायरेक्टली कर दिया, 10 - 1 9, 9 इंटू डी 9D। तो यहां पे मैं बिठाता हूं A17 कितना वैल्यू, A प्लस A 16D, A प्लस 16D, और ये माइनस आ जाएगा इधर पे, A10 हो जाएगा इज इक्वल टू 7। ठीक है, यहां से A प्लस 16D माइनस A10 कितना है, A माइनस 9D इज इक्वल टू 7। भाई देखो A और A तो कट गया, A और A तो कट गया, क्या बचा 16D माइनस 9D 7D इज इक्वल टू 7 से 7 कट गया 1, देयरफॉर D इज इक्वल टू 1 आया। समझ में आया? सिंपल, कुछ नहीं करना था, जो आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करने थे। पहले A17 निकालना था, फिर A10 निकालना था, दोनों को, और फिर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम प्रश्न अनुसार बोला गया था। ये कंडीशन दिया हुआ है, ये क्या है, कंडीशन है ना। इस कंडीशन को, ये वाला कंडीशन यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, और ये वाला कंडीशन को अप्लाई करते हुए यहाँ से मैंने D निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब तो इसका मैं फोटो ले लेता हूं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, दो समानांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। दो समानांतर श्रेणी है और उनका सार्व अंतर जो है वो समान है, मतलब D दोनों ही समान है। हो सकता है भले ही वो AP अलग अलग हों, बट उसका जो सार्व अंतर है वो समान आ गया, क्या ये दिक्कत है, हो सकता है। तो बोला यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है और AP1 और AP2 का दोनों का जो 100वां पद है उसका अंतर 100 दिया हुआ है, मतलब A101 और माइनस A102। ठीक है, इन दोनों को माइनस करने से आंसर आ रहा है 100। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। 1000वें पदों का अंतर मतलब यहाँ पे 100 की जगह 1000 लिखना है और ये वाला मान निकालना है। भाई चलो स्टार्ट करते हैं सवाल। देखो करना क्या है भाई, करना कुछ नहीं है, बस हाथ चलाना है। क्या चलाना है, हाथ। गिवन नोट करो, हाथ चलाओ। तो 2 AP हैं, तो 2 AP के लिए मान लेते हैं, माना प्रथम AP का प्रथम पद A है A1, और द्वितीय AP का प्रथम पद A2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, A2 ले लेते हैं। तो यहां पे दोनों का 100वें पद निकाल लेते हैं। तो प्रथम AP के लिए पहले काम कर ले, प्रथम AP, तो इसका A100 कितना हो जाएगा, A100। ठीक है, तो A100 A प्लस 100 माइनस 1D, मतलब A प्लस 99D। ये क्या आ गया है, ये आ गया भाई A100 का टर्म, मतलब वैल्यू। अब उसी तरह से अच्छा प्रथम पद का 1000वां पद भी निकाल ही लेते हैं संग संग। तो 1000वां पद क्या हो जाएगा, A1 का 1000वां पद, ये क्या हो जाएगा भाई, A प्लस 999D। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है कि नहीं। उसी तरह से अब द्वितीय AP, तो A200 क्या हो जाएगा, A प्लस यहां भी से 99D, और एवं इसका A2000 भी निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस 999D। ये दोनों ही आ गए हमारे। ठीक है, यहां से भी एक आ गया, यहां से भी आ गया। ठीक है, ये कुछ लिखा नहीं है, टिक किया हुआ है, यहां से भी आ गया। अब हमको क्या बोला जा रहा है, हमका बोला जा रहा है कि इनका 100वें पदों का अंतर 100 है, मतलब इतना माइनस इतना बराबर 100। चलो करते हैं, इतना माइनस इतना 100। जिस कवि के प्रेम गीत हो, है ना, जिस कवि के कविता में प्रेम गीत हो, उस कवि को आज नकार दो। तो भैया नकारना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रेम में पड़े तो प्रेम का धज्जिया उड़ जाएगा, फिर
और प्रेम तो आप जानते हो प्रेम कैसे उड़ा देते हैं लोगों को। तो A100 माइनस A200 इज इक्वल टू 100। A100 का वैल्यू कितना है भाई? A प्लस 99D माइनस A2 का कितना है भाई? A माइनस ऑफ 99D इज इक्वल टू 100। तो अच्छा, इसका प्रथम पद मैंने A1 लिया है और ये A2 लिया है ना, सॉरी यहाँ पे A1 होगा और यहाँ पे A2 होगा। क्या यार, मैं क्या लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों तो गए तेल लेने। अब क्या बचे भाई? A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। अभी देखो अभी ही फोन आना था। चलो, मैंने फ्लाइट मोड ऑन कर दिया है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, रात हो चुका है, तो घर से फ़ोन आ रहा है। ठीक है, चलो, तो A1 माइनस A2। अभी मैंने क्या हुआ, अभी क्या होता, A और A कैंसिल हो जाता, 99D भी कैंसिल हो जाता, फिर मैं पकड़ ही नहीं पाता प्रॉब्लम कहाँ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मान रखा था प्रथम AP का प्रथम पद A1 है, द्वितीय AP का द्वितीय प्रथम पद A2 है, इवन मैंने AA लिख दिया था वहाँ पे, तो ये गलती हुआ, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई? तो अच्छा, A1 माइनस A2 इतना आ गया। अब हमसे पूछ रहे हैं इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा। तो हजारवें पदों का अंतर अगर हम लोग निकाले तो यहाँ पे इसका, अरे यार यहाँ 1 ही होगा। A1 है ना, A1 माइन प्लस 99D, सॉरी 999D और माइनस A2 माइनस 999D, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो भाई, ये दोनों तो फिर से कैंसिल हो गए, तो A1 माइनस A2 बचा, और A1 माइनस A2 का वैल्यू कितना है? 100। बिठा दो, बिठा दिया भैया। ठीक है, तो जब बिठा दिया ना भाई आपने, तो आपने क्या देखा कि इनके हजारवें पद का जो अंतर निकाला मैंने, जो डिफरेंस निकाला, वो भी 100 आया है। इसका मतलब अगर 100वें पद का अंतर जो 100 आया था, हजारवें पद का अंतर भी 100 ही आ रहा है। कितना आ रहा है? 100। तो ये रहा हमारा आंसर, फाइनली आंसर। ओके, चलो, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 और 14 देख लेते हैं। तो भाई 13 नंबर क्वेश्चन में और क्या है, बहुत दिखने में बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं और एक्चुअली में भी हैं भाई, छोटे क्वेश्चन ही हैं, बड़े क्वेश्चंस नहीं हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे बोल रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? 3 अंकों वाली। तो सबसे पहले हम बात करें तो 3 अंक शुरू कहां से होता है? 100 से, खत्म होता है 999 पर। कहने का मतलब है कि 7 के कितने गुणज हैं? 7 के कितने गुणज है 100 से 999 के बीच? तो सेम सम्स ये भी था, मैं लिख दिया अब। ठीक है, मैं इसको करवाऊंगा नहीं, आप लोग खुद से कर लेना। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है और यहाँ पे मैंने अभी बताया। ठीक है, तो 100 और 999 के बीच में 7 के कितने गुणज हैं, ये हमें पता करना है। देखो करना क्या है भाई, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने बस नोट कर दिया सम्स को। ठीक है, तो ये वाला सम्स भी वैसे ही बिल्कुल है, तो मैं इसको नहीं बताऊंगा। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है? तो 3 अंकों वाली सबसे पहली संख्या कौन सी है जो 7 से विभाज्य है? जरा सोचो, जरा आप लोग भी सोचो। सारे तो मैं ही सोच रहा हूं भाई, आप लोग क्या सोचोगे? चलो, तो सबसे पहली संख्या ढूंढते हैं। 7 से कौन सी संख्या जो है 100 के बाद, 100 तो है नहीं डिविजिबल, विभाज्य। 101 नहीं हो सकता, 102 नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में 2 है, 103। अच्छा, ऐसे कर सकते हैं ना 7 से ना, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है, 103 भी नहीं होगा। 7 एकम 7, 3 33 हो जाएगा, 7 एकम 7 और 3 34 हो जाएगा, 7 एकम 7 और 35, हाँ 105। मतलब ए जो है,
a आ गया 105। देखो ये डिविजिबल है 7 से ये क्या है भाई, डिविजिबल है। 7 एकम 7, या फिर ऐसे कर सकते थे हम लोग, देखो अच्छा ये मैं बता देता हूँ, 3 35, 7 5 35। आपको मान लो बार बार ऐसे खोजने से बढ़िया था, क्या कर सकते थे, 100 लेते, उसको डिवाइड करते 7 से, तो 7 एकम 7, ठीक है, यहाँ पे बचता 3 30, 7 चौके 28, 2। हाँ ऐसे नहीं हो रहा है, 102 आ रहा है, तो 102 तो था नहीं, ठीक है, पहला वाला टर्म ऐसे निकालना था, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई हम लोग अब करने वाले हैं, तो a मिल गया हमें a मिल गया, हमसे पूछ रहा है कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो भाई कहने का मतलब है हमें n निकालना है। क्या निकालना है, n। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d। अच्छा a मालूम है, n ये तो निकालना है ना, n हम लोगों को निकालना है, an भी पता होना चाहिए और d भी पता होना चाहिए। तो देखो अगर मैं इसमें 7 जोड़ दूं 112, तो वो 7 से डिविजिबल है क्या, देखो तो एक बार, 7 एकम 7, 11 में से 7 गया 4, 2 7 6 42, हाँ है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस आपको साफ नजर आ रहा होगा, जो d है वो आपको साफ नजर आ रहा होगा, d क्या है 7, क्योंकि साथ साथ बढ़ रहा है, तो D7 आ गया, D मिल गया, A मिल गया, अब हमें AN चाहिए। AN लास्ट टर्म कितना है भाई, 999, इसको डिवाइड कर दो 7 से, तो 7 एकम 7, 2 29, 7 चौके 28, 1 19, 7 दूनी 14, 5। अगर हम इसमें 5 माइनस कर दें, क्या कर दें, इसमें 5 माइनस कर दें, ठीक है, 999 माइनस 5, तो 9994। अब 994 को 7 से डिवाइड करो, तो एक बार में 7, 2 7 चौके 28, 2 4 1 सॉरी 7 दूनी 14, 994, मतलब an जो है वो 994 है, a का वैल्यू 105 है, प्लस n निकालना है, d 7 है, तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू 7n माइनस 7। तो भाई कितना जाएगा, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 8, 0 8, 9 में से 1 गया 7, प्लस 7 इज इक्वल टू 7n। तो n इज इक्वल टू होने वाला है 9 7 16 का 6 हाथ में 1, 8 और 1 9 और ये 7, 22 में 7, डिवाइड कर दो इसको, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 26, अरे वो तो हो नहीं सकता, मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। 994 माइनस 105, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 8, 8 9 में से 1 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 8, ओह यार 896, तो 7 एकम 7 19, 7 दूनी 14, ठीक है 56, 7 8 56, n का वैल्यू आ गया 128। आप लोग इसको ठीक है, तो n का वैल्यू आ गया 128, इसमें भी सेम वही करने हैं, n निकालना है। तो पहला टर्म 4 के गुणा है ना, तो पहला टर्म a हो जाएगा, मैं बता देता हूं 12, दूसरा जो लास्ट टर्म है an वो हो जाएगा 248, क्योंकि इसके नीचे यही एक नंबर है जो 4 से कटेगा। तो a पता है, d तो भाई सेम 4 हो जाने वाला है, d 4 हो जाने वाला है, तो यहां से आप लोग n क्या करना, निकाल लेना। तो सेम सवाल है, मैं बढ़ता हूं आगे, ठीक है, इसका फोटो ले लेता हूं मैं भाई। तो अब हम लोग अगला सवाल 15 नंबर और 17 नंबर करेंगे। तो 15 नंबर सवाल में क्या बोला जा रहा है, 15 नंबर सवाल देखो, हम लोग जो सवाल कर रहे हैं, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, ऐसा नहीं है, हम लोगों ने थ्योरी भी पढ़ा है। तो आप अगर इस वीडियो में नए हो तो प्लीज़ पहले जाके थ्योरी पढ़ो, बिना थ्योरी पढ़े आप अवधारणा किए सवाल करने की कोशिश करोगे, सम्स करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा भाई। मैं पहले कह रहा हूँ कि इफ़ यू वांट टू डू सम्स then you have to learn first theory, otherwise you can't solve the sums. Many of teachers are there who just solve the sums, who want to just solve the sums, means they don't explain the theory, how the
means the formulas come here which we are going to use in the sums, many of the teachers. So please, I'm requesting to you, go and first see the video of theory part. Means पहले आप अवधारणा वाले पार्ट को पढ़ें, अवधारणा वाले पार्ट के वीडियो को पहले देखें, फिर इस सम्स को देखना। और हाँ, दूसरी बात, अगर आप महारत हासिल किए हुए हो इस वीडियो, इस सम्स में, इस चैप्टर में, तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, आप अगले सवाल की तरफ जाएं या फिर अगले चैप्टर्स की तरफ बढ़ें। यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करें। मैं सिंपल कह रहा हूँ भाई, आई एम जस्ट गिविंग यू वार्निंग दैट डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, वेल, बिकॉज भाई हमारा टाइम बहुत कीमती होता है, मैं समझता हूँ, ठीक है। मैंने जो वेस्ट किया है ना अपना टाइम, अपने मतलब एज, जिस एज में मुझे काम मतलब करना था, पढ़ाई करना था, उस एज में मैंने सही से नहीं किया। वेल, मैंने बहुत कुछ भाई मिस किया, कुछ इश्यूज थे, ये वो बहुत कुछ, तो भाई मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आते थे तो मैं बस प्रॉब्लम में खो जाता था, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ किसी से हेल्प लें और ट्राई करें कि उस प्रॉब्लम के दरमियान भी काम करने की। लेकिन मैं क्या करता था कि कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो मैं छोड़ देता था। तो भाई प्लीज़ ऐसा ना होने दे अपने साथ, ठीक है। यहाँ पे n के किस मान के लिए दो समानांतर श्रेणियाँ दिया हुआ है, दो एपीज दिए हुए हैं, एक एपी ये है और एक एपी ये है, के nवें पद बराबर होंगे। मतलब दोनों का nवां पद बराबर कर दिया जाए तो वहां से n का वैल्यू कितना निकलेगा हमारा। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट एपी का, ठीक है, सॉल्यूशन, तो फर्स्ट एपी जो है, हम लोग फर्स्ट एपी के लिए बात करें अगर, तो यहां से a का वैल्यू है 63, डी आपको पता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, आपने थ्योरी पढ़ाई है, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करेंगे तो इतना में से इतना को माइनस कर दो या इतने में से इतना, जो भी है, तो आएगा भाई 2। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। अब मैं एक काम करता हूं, ए एन लिखता हूं, तो a प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन तो हमें मालूम नहीं है, एक्चुअली बोला गया है कि इसका ए एन और इसका ए एन दोनों बराबर है ना, एन के एनवें पद, हाँ बराबर है, ठीक है। तो इसको तो मैं बराबर कर दूंगा बाद में, a 63 प्लस n माइनस 1 d2 है भाई, तो यहां से 63 an जो है वो 63 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 मतलब ये हो जाएगा 2n माइनस 2, तो यहां से an निकल आया 61 प्लस 2n, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब सेकेंड एपी के लिए बात कर लेते हैं। सेकेंड एपी क्या है भाई, a कितना है, इसका भी an डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, 3 प्लस n माइनस 1 डी कितना है, 3 और 7 10, 10 और 7 17, मतलब 7 है भाई, चलो ठीक है। तो 3 प्लस 7n माइनस 7, तो ये कितना हो जाएगा 7n माइनस 4, ठीक है, 7n माइनस 4। अब हमें बोला गया है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, प्रश्न अनुसार हमें ये बोला जा रहा है कि ये दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है, ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। तो यहां से n निकाल लेते हैं, क्या होगा 2n माइनस 7n इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 61, तो ये हो जाएगा माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 65, माइनस माइनस और ये 13 टाइम्स में, तो n का वैल्यू आ गया भाई 13। देखो n 13 आ गया, मतलब n का वैल्यू 13 जब होगा, दोनों में जब 13वां टर्म लिखेंगे ना, तो उस वक्त n का दोनों nth टर्म क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कितना इंटरेस्टिंग सवाल है ना, मतलब मैं इधर से बढ़ाते जाऊं और इधर से भी बढ़ता जाएगा। तो देखो इसका 13वां टर्म लिखने की कोशिश करें अगर, तो ये तीसरा है, चौथा कितना हो जाएगा भाई, इसमें 7 जोड़ो तो 24, इसका चौथा कितना हो जाएगा भाई, इसमें 2 जोड़ दो, ये हो जाएगा 69, ठीक है। पांचवा कितना हो जाएगा भाई, 24 में 7 जोड़ दो 31, हाँ इसका कितना हो जाएगा भाई, इसमें हम लोग 2 जोड़ देंगे 71, इसमें 38, इसमें 73, इसमें हाँ 4 5 6, यार बहुत टाइम लग जाएगा, मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, उतना टाइम नहीं है। खैर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जब ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां ऐसे करते करते हम लोग जब 13वां टर्म पे पहुंचेंगे तो इसका भी वैल्यू है ना, इसका भी वैल्यू और इसका भी वैल्यू दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर।
तो अब हम लोग 17 नंबर सवाल पे आते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। सवाल तो समझ में आ गया होगा, तो फिर उतना करके फायदा नहीं है। एपी इतना दिया हुआ कि अंतिम पद से 20वां पद निकाले। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें बोला जा रहा है कि मतलब अंतिम पद से, इसके अंतिम पद से 20वां पद निकाले। वाह क्या सवाल है। ठीक है, तो भाई देखो, बात ध्यान दो, यहां पे तुमको करना क्या है, हमें ना इसको जस्ट उल्टा कर देना, रिवर्स, क्योंकि अंतिम पद से निकालना तो पॉसिबल नहीं है ना। ऐसा तो कोई हम लोगों ने फॉर्मूला भी नहीं पढ़ा और ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं है। नेगेटिव में ही जाएगा, मतलब नेगेटिव करके जाना पड़ेगा, तो हम लोग इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, उल्टा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 253। अच्छा, डी कितना है भाई, 3 5 8 5 13, 5 है, तो इसमें से 5 माइनस कर दो, 248, 243 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ए का वैल्यू आ गया 253, डी आ गया -5। देखो घट रहा है ना, क्या हो रहा है, घट रहा है। तो मैंने एक बात बताया था कि अगर कोई भी समानांतर श्रेणी में, कोई भी एपी में अगर एपी घटता है तो जो डी होगा वो माइनस होगा, और अगर एपी बढ़ता है तो जो डी होगा वो प्लस होगा। तो यहां पे घट रहा है तो यहां पे माइनस हो गया। अब इसका हमको 20वां पद निकालना है भाई, तो A20 क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस n-1 D। ए हमें पता है 253, ठीक है, प्लस n मतलब यहां पे 20, -1 इंटू -5, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 253 प्लस 20 - 1 19 इंटू 5 95, -95, तो 13 में से 5 किया 8 4, 14 में से 9 गया 5 और यहाँ पे 158, तो ए जो 20 आया वो आएगा 158। ठीक है, चलो तो मैं इसका फट से फोटो ले लेता हूं। देखो फोटोज मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि आप जो है इस वीडियो देखते वक्त सवाल ना करें, उससे बढ़िया है कि आप हैंड रिटन नोट्स जो मैं आपके बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, जो लिखवा रहा हूं, वो आपको उसका पूरा पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे लिखा रहेगा दिस इज द हैंड रिटन नोट्स, दिस इज द हैंड रिटन नोट्स ऑफ दिस वीडियो, तो आपको वहां से मिल जाएगा, आप वहां पे आसानी से कर पाओगे, है ना। बार बार ऐसे क्या होता है, वीडियो देखते वक्त या क्लास में समझते वक्त हम लोग बहुत सारी परेशानी झेले, बट वो अच्छा भी तरीका है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप वीडियो देखते देखते नोट कर रहे हो तो भी अच्छी बात है, और नहीं आपको और इजी हो चाहिए तो भाई आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से जो भी सोल्यूशन मैं अभी बताया हूं अभी पहले समझ लें, समझने के बाद जाके उसको सॉल्व कर लें, आपकी जैसी मर्जी। ठीक है, चलो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, तो इस वीडियो का अंतिम सवाल और इस वीडियो का, इस सीरीज का भी अंतिम सवाल, यहाँ पे हमारा 5.2 खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग 5.3 का थ्योरी पढ़ेंगे, बस आप रेडी रहना थ्योरी पढ़ने के लिए। ओके, तो यहाँ पे लास्ट सवाल हमारा दिया हुआ है, 20 नंबर सवाल मैंने ऐसे नहीं करवाया, बिल्कुल सेम इसी तरह से दिया हुआ है, और 18 नंबर सवाल भी इसलिए नहीं करवाया क्योंकि इसमें 2 पदों का जोड़ दिया हुआ है, जोड़कर भाई आप लोग आराम से निकाल लेना, कटेगा कुछ टर्म्स वहां से ए और डी निकाल के जो भी करना है वही अपना वहां पे कर लेना, इसलिए मैंने नहीं किया। ठीक है, तो अब हम आते हैं 19 नंबर सवाल पे। मैं ये भी तो देखूंगा ना कि आप लोग कितना कर पा रहे हो। भाई मैं बस इतना चाहता हूं कि आपका मैं सिर्फ शिक्षक नहीं बनना चाहता या फिर शिक्षक नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि आपके हर एक सवाल का जवाब आपके सामने लेकर खड़ा रहूं। आप कभी भी कुछ भी डाउट पूछो आप मुझे पाओ, और हमेशा हमेशा आपके लिए मेरा YouTube का कमेंट खुला हुआ है, आपके लिए मेरा WhatsApp का ग्रुप खुला हुआ है। आप जब मर्जी तब आप जो सवाल चाहें पूछ सकते हो, राइट। जो भी सवाल हो आपके दिमाग में आप पूछ सकते हो, जितना भी नंबर सवाल हो आप पूछ सकते हो। हाँ, लेकिन कोशिश, सबसे पहला कोशिश आपकी तरफ से होना चाहिए भाई, सबसे पहला कोशिश आपकी तरफ से होगा, तभी हम आपको कुछ सुधार पाएंगे और कुछ सिखा पाएंगे, वरना हम नहीं सिखा सकते आपको कुछ। आप पहला कोशिश करोगे, राइट, फिर हम आपको बताएंगे। तो जो सवाल मैंने छोड़े हैं उसको प्लीज करना, ठीक है। तो देखो भाई, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। 1995 एक साल होता है जिसमें सुब्बा राव क्या करता है, 5000 रुपए के वेतन से स्टार्ट करता है कोई नौकरी।
5,000 रुपये से। इसका ये मतलब नहीं है कि वो 5,000 रुपये बस। 1995 में 5,000 रुपये आज का 50-60 हज़ार रुपये के बराबर था, ठीक है। तो 1995 में वो 5,000 रुपये के मासिक वेतन से शुरू करता है कार्य, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन में वृद्धि होती है उसकी। मतलब अगर हम लोग देखें तो प्रथम जो वर्ष है, प्रथम वर्ष है ना, प्रथम वर्ष ए वो है 5,000 रुपये, तो द्वितीय वर्ष क्या हो जाएगा, A2 5,200 रुपये। तो A3 बढ़ता जा रहा है, क्या हो रहा है भाई, बढ़ता जा रहा है 5,400 रुपये। इसी तरह से अब बोल रहे किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया होगा। मतलब AN हमें दे दिया गया है, AN हमें दे दिया गया है, N निकालना है, निकाल लेते हैं भाई। तो AN क्या होता है, A + N-1 D = 7,000, राइट। तो A दिया हुआ है 5,000 रुपया प्लस N हमें निकालना है, N हमें निकालना है, -1 × D, कॉमन डिफरेंस 200। देखो ना भाई, यही तो है जो प्रत्येक वर्ष 200 रुपये बढ़ रहा है। तो ये 200 बराबर 7,000। अब क्या करेंगे, 5,000 - 200 4,800 प्लस 200N = 7,000। देखो मैंने यहाँ पे स्टेप्स गायब कर दिया है, घबराना मत। मैंने क्या किया है, 5,000 प्लस 200N - 200, तो मैंने 5,000 में से 200 को घटा दिया। अब ये 200N और ये हो जाएगा 7,000 - 4,800, तो N = हो जाएगा 7,000 में से 4800 घटा दो तो 2 0 तो पहले ही दिख रहा है, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 6, तो 6 में से 4 गया 2, 2200, 22 में 200, तो ये कट गया 11। मतलब N जो है वो 11 आया, 11वां वर्ष। मतलब जब 1995 में 11 जोड़ दो तो 5 और 6 2006, मतलब 2006 में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। पहले 1995 में वो 5,000 रुपये से शुरू किया और 2006 में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो मैं इसका फोटो ले लेता हूँ, राइट, ले लूँ ना, ले लिया। आप हाँ बोलो या ना बोलो। चलो, तो यहाँ तक टिके रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारा जो वीडियो है वो कोई नहीं देखता, और अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और कैसा रहा ये वीडियो, कितना अच्छे से समझ में आया, प्लीज़ 10 में से कुछ भी अंक आपको लगे कि हाँ ये अंक मैं दे सकता हूँ तो प्लीज़ दे, 2 दे, 4 दे, 6 दे, 8 दे, 10 दे, 9 दे, 7 दे, जो भी वो लगे आपको वो दे सकते हैं कि आपको 10 में से कितना अच्छा मैं पढ़ा सका, राइट। इससे अगर आपको बहुत कम लग रहा है कि बहुत बेकार पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज़ वो रीज़न बताएं कि कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, मुझे पता चलेगा और मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँगा, मैं अपने आप को सही कर पाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक जमे रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।